सुब्रत रॉय सहारा, जिन्होंने स्कूटर पर सॉल्टेड स्नैक्स बेचते हुए एक इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत कर दी कि आप सोच भी नहीं सकते। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। सहारा परिवार, जो कि खुद में एक ब्रांड था, जो कभी इंडियन नेशनल क्रिकेट एंड हॉकी टीम को स्पॉन्सर करता था, जिसका खुद का एक टीवी चैनल भी हुआ करता था, और ये इंडियन रेलवेज के बाद जॉब प्रोवाइड करने के मामले में दूसरे स्थान पर आता था। इंडिया में कम से कम 13 करोड़ लोग सहारा ग्रुप से जुड़ चुके थे, फिर वो चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या फिर सेलिब्रिटी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक से इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी एक स्कैम में बदल गई, और सन 2014 में सुब्रत रॉय सहारा को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। और तब से आज तक करोड़ों लोग अपने पैसा वापस लेने का डिमांड कर रहे हैं। पर क्या उनके पैसे मिलेंगे और कब तक, आइए जानते हैं। सहारा स्कैम आज तक का एक सबसे बड़ा स्कैम रहा है, और इसकी शुरुआत होती है सुब्रत रॉय सहारा से, जो कि स्कूटर पे घूम घूम के सॉल्टेड स्नैक्स बेचा करते थे, और इसी दौरान वो बहुत से लोगों से मिला करते थे। इसी बीच उन्होंने नोटिस किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैंक्स तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उस समय बैंक्स उतनी अवेलेबल भी नहीं थी, जिसके कारण मिडिल क्लास लोगों की सेविंग्स ना के बराबर थी, और वो इमरजेंसी के वक्त अच्छी मेडिकल या डॉक्टर ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सुब्रत रॉय ने इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा, और वो हर मिडिल क्लास जैसे दूध वाला, छोटे छोटे दुकानदार, इन सबको एक साथ जोड़ना चाहते थे। वो इनकी एक्चुअल नीड्स को समझ चुके थे। सुब्रत रॉय ने लोगों के सामने अपनी पॉलिसी रखी और कहा कि आप लोग रोज अपनी कमाई का एक थोड़ा सा हिस्सा दिया करें, जिसे मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, और बाद में आपको इसकी डबल ट्रिपल करके आपको लौटा दूंगा। पर तब उनकी बातों पे बहुत कम लोगों ने भरोसा किया। सुब्रत रॉय पब्लिक से ट्रस्ट गेन करने के लिए हर इन्वेस्टर के पैसे को डबल करके साल भर में लौटा दिया, और उनका ट्रस्ट जीता, और बाद में यही इन्वेस्टर्स उनके लिए एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करने लगे। और फिर सहारा वो सब लोग जिन्हें भी रिटर्न मिला था, उन सब लोगों को एजेंट बना देती है, और इसे सहारा परिवार का नाम देती है। और इन एजेंट्स का काम यही होता था कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, जहां बैंक्स नहीं पहुंच पाती, फिर वो चाहे कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई मिडिल क्लास, हर किसी के लिए स्कीम्स प्रेजेंट करना और उसे इन्वेस्ट करवाना, और इसके बदले एजेंट्स को कुछ कमीशन मिल जाते थे। और इसी तरह देखते ही देखते आज टोटल 12 लाख तो सिर्फ इनके एजेंट्स हैं, और 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। अगर एक तरह से देखे तो इन इन्वेस्टर्स का सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ, पर इन एजेंट्स का तो बहुत बुरा हाल है। कईयों के रिश्ते खराब हो गए, और बहुतों को अपना शहर ही बदलना पड़ा। अब सवाल आता है कि आखिर ये अपने इन्वेस्टर्स को इतना पैसा कैसे और कहां से रिटर्न करते थे। तो अगर एक एग्जांपल से देखे तो सपोज इनके कंपनी में 1000 लोगों ने 50 रुपए 100 रुपए करके कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, पर ये जरूरी नहीं कि हर किसी को पैसा एक ही दिन चाहिए या एक ही वक्त पे चाहिए। तो इसी बात का फायदा उठा के ये उन्हें डबल रिटर्न देके फिर 1 साल के लिए उनके पैसे वापस इन्वेस्ट करा लेते थे। या ऐसे समझिए कि आपसे इन्वेस्टमेंट लेके किसी और को डबल रिटर्न दे देते थे, और जब आपकी मैच्योरिटी का टाइम आता था तो किसी और का पैसा लेके आपको रिटर्न कर देते थे। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था जो कि 30 सालों तक चला। और एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी में सैचुरेशन आने लगा और इनके इन्वेस्टर्स कम होने लगे, और तब ऐसे सिचुएशन में सुब्रत रॉय ने सोचा कि क्यों ना मार्केट में आईपीओ लाया जाए, और 30 सितंबर 2009 को सेबी के पास जाके आईपीओ के लिए अप्लाई किया और अपना DRHP भी सबमिट किया। DRHP एक पूरी बायोग्राफी ही समझ लीजिए, जिसमें आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन जैसे कि कंपनी क्या करती है, फंड्स कहां से आते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन होता है। और यहाँ जब सेबी ने देखा कि इनके पास बहुत से इन्वेस्टर्स से छोटे छोटे अमाउंट में पैसे आए हैं OFCD फॉर्म में, तो सेबी को शक हुआ। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेबी ने देखा कि सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड में काफी सारे फ्रॉड्स हैं, जिसमें अननोन सोर्सेस से काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उसी दौरान 25 दिसंबर 2009 में एक CA ने सेबी को नोटिस देते हुए सहारा में चल रही स्कैम्स के बारे में बताया। अब सेबी समझ गई थी कि इंडिया में कुछ बड़ा स्कैम चल रहा है। सेबी ने सहारा के दोनों कंपनीज को सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने का ऑर्डर दिया। सेबी का ये कहना था कि ये सारे पैसे मार्केट से इलीगल तरीके से उठाई गई हैं। सहारा को ये बात पसंद नहीं आई और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, पर कोर्ट ने भी सेबी के फैसले को सही बताते हुए सारे इन्वेस्टर्स के पैसे
लौटाने को कहा, पर सहारा इसे भी सेटिस्फाइड नहीं थे और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और वहां जब कोर्ट ने सहारा को उनके सारे कलेक्टेड फंड्स के बारे में सबूत मांगे तो सहारा के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सेबी के साथ मिलके सारे इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ विद इन 3 मंथ्स लौटाने को कहा। और कोर्ट ने सहारा को ये भी कहा कि सेबी को सारे OFCD होल्डर्स के डिटेल्स प्रोवाइड करे। इसके बाद ऑर्डर्स मानते हुए सहारा ने 127 ट्रक से भरे डॉक्यूमेंट्स को लेके सेबी के ऑफिस पहुंच गया, जिनमें इन्वेस्टर्स की डिटेल्स थी। इन सब को सेबी ने जब एग्जामिन किया तो देखा कि इसमें सारे इन्वेस्टर्स के डिटेल्स नहीं थी। यहाँ तक कि हजारों डॉक्यूमेंट्स में सेम इन्वेस्टर्स के नाम ही रिपीट हो रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा। सहारा को 3 महीने और 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15% इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा सेबी को देना था, पर कंपनी ने सिर्फ अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,120 करोड़ ही दिया और बाकी के इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के सारे बैंक अकाउंट्स और एसेट्स को फ्रीज कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सहारा के चेयरमैन सुब्रता रॉय को भी अरेस्ट कर दिया गया और सेबी 5,120 करोड़ में सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही लौटा पाई है और बाकी के पैसे उन्हीं के पास है। अब सेबी बाकी के इन्वेस्टर्स के पैसे इसलिए नहीं लौटा पा रही क्योंकि उसके पास इन्वेस्टर्स की कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं है। सहारा का कहना है कि वो 22,000 करोड़ सेबी को ऑलरेडी दे चुका है और सेबी का ये कहना है कि उनके पास इन पैसों से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। और इसी तरह यह मामला बीच में ही लटका पड़ा था। पर अभी रिसेंटली 29 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को उनके पैसे 9 मंथ्स के अंदर लौटाने का अनाउंसमेंट किया है और ये प्रोसेस 3 से 4 महीने में स्टार्ट हो जाए।